हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वेल्थ जर्नी विद अस। मैं आपका दोस्त राहुल और आशा करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक पैरामीटर्स की, या कहिए टेक्निकल टर्म्स जो फंडामेंटल एनालिसिस के समय हमें पढ़ने होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला पैरामीटर है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसे आप लोग मार्केट कैप के नाम से भी जानते हैं। ये हमें बताता है कि मार्केट की आज की कुल वैल्यू क्या है, उस शेयर की आज की कुल वैल्यू क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक है एबीसी कंपनी का, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आज के टाइम पे 100 रुपये है और सपोज कीजिए उसने 1 करोड़ के शेयर मार्केट में उतार रखे हैं, तो उसकी टोटल वैल्यूएशन कितनी हो गई? 100 करोड़ की, ठीक है। और इसी मार्केट कैप को हमने 3 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड भी कर रखा है कि कौन से मार्केट, आपने अक्सर सुना होगा कि ये स्टॉक स्मॉल कैप में है, ये मिड कैप में है, ये लार्ज कैप में। तो जितनी भी कंपनियां 500 करोड़ की वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन से नीचे की हैं वो स्मॉल कैप में है, और 500 करोड़ से 7000 करोड़ तक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनियां मिड कैप में आती हैं, एंड सिमिलर 7000 करोड़ से ऊपर की कंपनियों को हम लार्ज कैप की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड को समझने से पहले हम फेस वैल्यू को समझते हैं और एक होता है मार्केट वैल्यू। इन दो टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। मार्केट वैल्यू क्या होती है कि आज करंट डेट में मार्केट में, शेयर मार्केट पे उसका प्राइस, उस शेयर का क्या प्राइस चल रहा, वो होता है मार्केट वैल्यू। और ये डिपेंड करता है क्या डिमांड एंड सप्लाई क्या चल रही होती है, राइट। लेकिन फेस वैल्यू एक फिक्स्ड नंबर होता है जब कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ के थ्रू इसको लॉन्च करती है, और ये बार बार चेंज नहीं होता है। ये चेंज सिर्फ 2 कंडीशन में होता है, या तो कंपनी स्प्लिट लाती है, 1 के बदले 2 शेयर या 2 के बदले 3 शेयर, इस तरह का स्प्लिट लाती है, तब इस फेस वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर कंसोलिडेट करती है कि मतलब मैंने 4 शेयर को 1 बना दिया है एक में, तो उस समय इसकी वैल्यू को डिफरेंस आता है। अब जानते हैं डिविडेंड यील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। मान लीजिए एक शेयर, एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, उसका करंट में मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपये का और एक का चल रहा है 200 रुपये का, और सपोज करिए दोनों ने ही 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अलॉट किया, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड की इंपॉर्टेंस हमें इन दोनों कंपनियों के शेयर को कंपेयर करने में लगती है कि कौन सा कंपनी का शेयर हमको ज़्यादा डिविडेंड दे रहा है कंपेयर टू दूसरे के, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है कि उस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया और उसका क्या शेयर प्राइस था इनटू 100, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10%। और अगर यहाँ पे सेम केस कंपनी बी की केस की बात की जाए, 100 इंटू 2000 इंटू 100, 200 कट गया, ये आ गया 5%, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, कंपनी ए का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है बशर्ते कंपनी बी से। इसका मतलब सिंपल है कि ये कंपनी शेयर प्राइस कम है, उसके बाद भी अपने जो कैपिटल जितना भी लगा हुआ है उस पर ज़्यादा पैसा कमा के दे रही है, अपने शेयर को एक शेयर के बदले में ज़्यादा पैसा, ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, और यहाँ पर अपने शेयर होल्डर्स को कम पैसा दे रही है। तो डिविडेंड यील्ड का हम इस तरह यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी स्टॉक को रीड करते हैं, उसके फंडामेंटल को रीड करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईपीएस हमको बताता है कि कंपनी कितना कमा के दे रही है एक इक्विटी शेयर होल्डर को। मीन्स अगर मेरे पास एक स्टॉक पड़ा हुआ है किसी भी शेयर का, तो वो शेयर मुझे कितना पैसा कमा के दे रहा है, हम ये पता लगाते हैं इससे, ठीक है। जितना, और आल्सो ये भी बताता है कि वो कंपनी की वैल्यूएशन और उस स्टॉक की क्या स्ट्रेंथ होने वाली है आगे। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो टोटल अर्निंग, या टोटल अर्निंग को हम नेट इनकम भी बोल देते हैं, तो नेट इनकम जो उसकी हो रही है डिवाइडेड बाई उस कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में इस समय आ रखे हैं, जिसको आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं,
ठीक है, तो इसका एक रेशियो निकलता है कि उस अगर सपोज दैट ये कंपनी का 100 करोड़ का धंधा उसने उस नेट इनकम किया है उस क्वार्टर में, और उसके टोटल 100,000 ही शेयर मार्केट में उसके इक्विटी शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, तो उसने 1 रुपये पर शेयर कमा के दिया है। मतलब मेरा 1 रुपये, एक शेयर 100 रुपये का था, तो उसने मुझे उस 100 वैल्यू पे सिर्फ 101 रुपये कमा के दिए, मतलब सॉरी 1 रुपये कमा करके 101 रुपये कमा के दिए। तो ये होता है ईपीएस। पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब है कि कोई कंपनी मान लीजिए 1 रुपये कमा रही है, तो आप कितना रुपए दे करके उसे खरीदना चाह रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कंपनी 1 रुपये कमा रही है और मैं उसको 10 रुपये दे करके खरीदना चाह रहा हूं, भाई ऐसा क्यों करोगे? कमा 1 रुपये रही है, तुम खरीदना उसको 10 में चाह रहे हो। सिमिलर उस कंपनी के, ये पीई रेशियो बताता है कि उस कंपनी का पास्ट हिस्ट्री नहीं, फ्यूचर एक्सपेक्ट जो है वो कैसा है। इसे निकालने का सिंपल तरीका है कि जो शेयर प्राइस चल रहा है कंपनी का वो प्लस अर्निंग। अब अर्निंग यहाँ पे कौन सी अर्निंग? अर्निंग पर शेयर। ठीक है, 2 तरीके होते हैं। अगर मैं पूरी कंपनी को मैं यहाँ ले सकता हूँ और टोटल अर्निंग को ले सकता हूँ, लेकिन भाई हम पूरी तो खरीद नहीं सकते अभी, भाई इतना तो फंड है नहीं मेरे पास। तो हम क्या करते हैं कि जो करंट का शेयर प्राइस चल रहा होता है डिवाइडेड बाय ईपीएस की, वो एक शेयर हमको क्या अर्निंग करके दे रहा है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं पीई रेशियो को। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे पता लगाएंगे कि हमारी हाई वैल्यूएशन का है या लो वैल्यूएशन का है। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी अर्निंग कर रही है 10 रुपए की, ठीक है, शेयर प्राइस है उसका 100 रुपए का, और वहीं पे दूसरी कंपनी बी है, वो भी प्रॉफिट कर रही है 10 रुपए की, लेकिन उसका पीई प्रॉफिट सॉरी शेयर प्राइस चल रहा है 20 का। ठीक है, तो इसका पीई कितना हो गया? 100। इसका पीई कितना हो गया? 200। ठीक है, अब ये पीई रेशियो ये बताता है कि एक साल अगर उसका अर्निंग 10 था, ठीक है, तो अगली साल, एक साल में, तो अगली साल भी वो 10 की रेट से ही आगे बढ़ेगा, अगली साल भी 10 की रेट से आगे बढ़ेगा। और अगर इस कंपनी का पीओ 20 है तो ये भी प्लस 20 की रेट से बढ़ेगा। मतलब पीई ये बताता है कि वो कंपनी किस रेट से आगे, या फ्यूचर एक्सपेक्ट उसका कैसा है। अगर हाई पीई है, ठीक है, मतलब उसका फ्यूचर एक्सपेक्ट अच्छा है, इसीलिए लोग उसको खरीदने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा पैसा दे करके उसको खरीदने के लिए एग्री है। मतलब 1 रुपये की जगह 20 रुपये दे रहे हैं कि 1 रुपये की अर्निंग कर रहा है, मैं 20 रुपये में उसे परचेज कर रहा हूँ, तो वो फ्यूचर एक्सपेक्ट दिखाता है। मतलब अगर किसी का पीई ज़्यादा है तो ऐसा मत सोचिए कि वो कंपनी ज़्यादा डिमांडिंग कर रही है, उसका फ्यूचर एक्सपेक्ट अच्छा। नेक्स्ट है प्राइस टू बुक रेशियो। तो बुक रेशियो से हम पहले समझते हैं बुक। ठीक है, बुक वैल्यू सिंपली बैलेंस शीट में टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ठीक है, जो भी निकल के आता है वो हमारी बुक वैल्यू होती है। और इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर कंपनी आज की डेट में लिक्विडेट होना चाह रही है तो इतने पैसे में वो लिक्विडेट होगी और यही पैसा इन्वेस्टर में आपस में बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है बुक वैल्यू। पीबी को कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू से डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, शेयर पर शेयर मानते हैं इसको। ठीक है, बुक वैल्यू मान लीजिए एक कंपनी है जिसका मार्केट शेयर प्राइस 100 रुपये चल रहा है, ठीक है, और उसमें से कंपनी के पास टोटल 100 रुपये के एसेट हो गए, उसमें से कुछ रुपए, जैसे मान लीजिए उसने 30 रुपये उधारी पे उठाए हुए थे, तो टोटल वैल्यू उसकी इस समय कितनी हो गई? बुक वैल्यू 70, मतलब टोटल एसेट माइनस उसकी लायबिलिटी कर दी हमने। ठीक है, तो इस तरह से ये हमको निकल के आ गया हमारा पीबी रेशियो। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब हम दूसरे कंपनीज या कुछ शेयर की वैल्यू को पता करने में ये रेशियो कैसे हेल्पफुल है? तो ये रेशियो हमको ये बताता है कि मार्केट वैल्यू जो फ्यूचर एक्सपेक्ट्स दिखाती है करंट में मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू ये दिखाती है, देखिए बुक वैल्यू डिनोमिनेटर में, ठीक है,
तो जितनी बुक वैल्यू पे लोड कम होगा, सपोज है जितनी, और बुक वैल्यू किससे डिपेंड करती है, लायबिलिटी पे। तो लायबिलिटी क्या होती है, एक तरह से लोन कोई ले रखा है, ठीक है, और सिंपल लोन ही है। तो अगर लोन ज़्यादा रहेगा तो पीबी रेशियो ऑटोमेटिक कम आ जाएगा। लोन ज़्यादा रहेगा, नीचे की वैल्यू कम हो जाएगी, नीचे की वैल्यू कम हो जाएगी तो ऊपर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब पीबी रेशियो बढ़ जाएगा। तो कंपनी के लिए तो कंसिडरेबल अच्छा नहीं है, ठीक है। और अगर ये 1 से नीचे रहता है तो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है। तो पीई रेशियो को अगर आइडियल कंडीशन की बात की जाए तो लोग इवन ये भी मानते हैं कि 1 और 1 से 0.8 करके लोग 2,3 तक मानते हैं कि ये एक प्राइस टू बुक रेशियो अच्छा है उस कंपनी की फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। अगर इससे ऊपर नीचे है मींस कहीं ना कहीं गड़बड़ है। नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है, देखिए हमने जब पढ़ा था ईपीएस पे, ठीक है, तो ईपीएस क्या था, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो एक शेयर पे क्या दिखा रहा है, सेम फॉर्मेट में ये एब्सोल्यूट नंबर बताता है कि 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक परसेंटेज बताता है कि आपने एग्जाम्पल किसी में 10,000 रुपये लगाए हुए हैं, ठीक है, तो वो ईयर ऑन ईयर किस परसेंटेज ग्रोथ में आपको ग्रोथ दे रहा है, किस परसेंटेज में वो आपको ग्रोथ दे रहा है, ये बेसिकली बताता है। जितना अच्छा आपका आरओआई होगा उतनी अच्छी उसकी फंडामेंटल कंडीशन होगी उस स्टॉक की। बात करें आरओआई कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है कि जो भी नेट प्रॉफिट है उसका, कंपनी का जो भी नेट प्रॉफिट है, अगर उस नेट प्रॉफिट को कितने इक्विटी शेयर होल्डर हैं, शेयर नहीं, शेयर होल्डर कितने हैं, ठीक है, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। याद रखिए, इक्विटी शेयर नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर कितने, उससे निकाल देंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये क्या होता है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। मान लीजिए कंपनी के पास में टोटल 10,000 रुपये हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। अब वो अपनी ऑपरेशन, अब देखिए पूरा का पूरा पैसा तो लगाते नहीं है, बिल्डिंग में होता है, मशीनरी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मान लीजिए उसमें से सिर्फ 3K वो अपने कोर जो बिजनेस है उसमें लगाती है, ठीक है। तो ये 3K पे वो कितना परसेंट कंपनी कमा के दे रही है, ये बताता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कि उसके कोर बिजनेस। एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं जैसे कि एयरलाइंस है, ठीक है। तो एयरलाइंस को ऑपरेट करने के लिए देखिए एक खर्चा आता है एयरपोर्ट का और प्लेन को खरीदने का, ठीक है। दूसरा कैपिटल रिक्वायरमेंट, मान लीजिए एम्प्लॉय की कॉस्ट देनी होगी उस मंथ की, ऑयलिंग और मेंटेनेंस। तो ये जो 3 एक्सपेक्ट हो गई वो हो गए इसके उस बिजनेस के कोर को चलाने के फ्यूल, ठीक है। तो वो हो गए कैपिटल एम्प्लॉयड, और पूरे एसेट हो गए उसके 10K के, ठीक है। तो 3K पे क्या अर्निंग वो दे रहा, किस रेशियो में वो अर्निंग दे रहा है, ये बेसिकली हमको ये बताता है कि कैश फ्लो या ऑपरेटिंग कॉस्ट जो आती है या ऑपरेटिंग कैश बोलते हैं जिसको, वो कंपनी के पास कितना है और उस पे वो कितना ईयर ऑन ईयर कमा रही है। तो इक्विटी रेशियो फंडामेंटल एनालिसिस के वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टूल होता है जिसे हमें रीड करना आना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो को हम कैसे पता करते हैं, जैसे कि शब्द बोला है डेट टू इक्विटी। डेट हो गया क्या, लोन्स, ठीक है। जो भी कंपनी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करती है उनको हम डेट बोल देते हैं, एंड इक्विटी, ठीक है, इक्विटी। अब देखिए अगर मैं एबीसी कंपनी है कोई, ठीक है, अब एक तरह से देखा जाए तो डेट जो है वो भी किसी बड़े एंकर से पैसा उठाया है, और इक्विटी भी तो उसने एक हम लोगों से पैसा उठाया, जनरल पब्लिक से पैसा उठाया हुआ है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को, तो डेट में जो उसने लोन उठाया है और इक्विटी, अगर कंपनी प्रॉफिट में है, ठीक है, तो
वो लोन पे तो इंटरेस्ट देगी। इक्विटी में हमको डिविडेंड दे या ना दे वो डिपेंड करता है, बट जो अपनी इमेज अच्छी रखना चाहते हैं वो देते हैं। अगर मान लीजिए कंपनी डाउन में जा रही है, लोन तो उसको फिर भी चुकाना पड़ेगा। जब कंपनी प्रॉफिट कर ही नहीं रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड क्या देगी, बराबर। तो इस रेशियो में हमें ये पता चलता है कि अगर ये रेशियो मेरा ज़्यादा है, इस ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, ये कम हो गया और लोन पे इंटरेस्ट लगना ज़्यादा हो गया। लोन ज़्यादा ले लिया तो लोन पे हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो डेंजरस है कंपनी की हेल्थ के लिए या फंडामेंटल कंपनी के लिए, वो अच्छी बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कंपनी ने 10,000 का लोन ले रखा है, ठीक है, और वहीं पे 500 का शेयर होल्डर के थ्रू उठा के रखा हुआ है, तो इसका 2 डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आएगा। और एक बात की जाए अगर आइडियल की, तो लेस देन 2 एक आइडियल कंडीशन मानी जाती है डेट टू रेशियो की। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमारी बोरोइंग ज़्यादा नहीं हो रही। अगर बोरोइंग हमारी ज़्यादा हो जाएगी, और जितना कम होगा वही बढ़िया, अगर बोरोइंग मेरी ज़्यादा हो जाएगी और डेट टू रेशियो इंक्रीज होता चला जाएगा, मींस कंपनी के ऊपर बर्डन है इंटरेस्ट पे करने का। इंटरेस्ट पे उसे रेगुलर करना है, मींस अगर वो प्रॉफिट अगर अच्छा नहीं कमा पाती है तो वो कंपनी बाद में डाउनफॉल में आ सकती है, समझे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो निकल के आता है हमारे इस फंडामेंटल एनालिसिस के फाइनल में। सो दीज पैरामीटर्स आर इन टुडेज वीडियो वी कवर्ड। होपफुली ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। अगर फिर भी कहीं भी किसी भी पैरामीटर में आपको कोई दिक्कत आती है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।